हेलो गाइस, आज जो हम अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है BCOE 141 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर। ये इग्नू BCom जी का थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है। जो ये जो वीडियो है ये उसके असाइनमेंट पे है, ये उसके असाइनमेंट का सोल्यूशन है। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारी वीडियो के नीचे लिंक में भी जाके देख सकते हैं। तो आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो वहाँ से भी मिल जाएगा अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए। लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसके लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम अपने इस चैनल पर अपने जो असाइनमेंट इग्नू BCom जी के जो असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन, उसके क्वेश्चन पेपर और उसके क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन डालते हैं। तो अगर आपको चाहिए या आपके किसी फ्रेंड को चाहिए तो आप उसे प्रेफर कर सकते हैं ये वीडियो। चलिए अब हम ये स्टार्ट करते हैं अपना। इस पर पहला क्वेश्चन था, हाउ इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन बायर एंड यूज़र मीनिंगफुल टू अ मार्केटर। मतलब बायर और यूज़र में जो डिफरेंस होता है वो एक सेलर के लिए या मार्केटर के लिए कैसे वो उसे एनालाइज करे या कैसे देखे कि ये चीज़ यूज़र के लिए है या बायर के लिए है। तो इसमें क्या होता है कि द पर्सन हु मेक द एक्चुअल परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड बायर एंड द पर्सन हु कंज्यूम्स, मतलब जैसे जो खरीदता है वो कहलाता है हमारा बायर, और जो उसे यूज़ करता है वो होता है हमारा कंज्यूमर। जैसे कि आप किसी बच्चे के प्रोडक्ट्स को लेके ले लीजिए या मैगी को लेके ले लीजिए, उसके यूज़र जो होते हैं वो यूज़र जो उसको, बायर इज़ नॉट अ यूज़र, खरीदते उसे बड़े बड़े लोग हैं लाइक पेरेंट्स, लेकिन जो उसे कंज्यूम करते हैं लाइक बेबी प्रोडक्ट्स को वो यूज़ करते हैं उनके बेबीज़ जो कि हमारे एक्चुअल कंज्यूमर होते हैं। तो हमारे जो मार्केटर्स होते हैं उन्हें दोनों का ध्यान रखना होता है कि उनके टेस्ट और लाइक अगर हम बायर का टेस्ट देखें तो वो तो बड़े लोग होते हैं तो उनका टेस्ट डिफरेंट होगा, लेकिन जो हमारे एक्चुअल यूज़र होते हैं उनका टेस्ट तो हमें वो भी देखना पड़ता है, लेकिन जो खरीदते हैं वो पेरेंट्स होते हैं तो उसके हिसाब से हमें प्राइस भी उनके हिसाब से फिर देखना पड़ता है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन था यहाँ पर, ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर दैट अफेक्ट द बेसिक प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। वो कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी सर्विस के प्रोडक्ट या उसके प्राइस को इफेक्ट करते हैं। हमारे जो सर्विस है या प्रोडक्ट है उसके प्राइस को कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस को इफेक्ट करती है। पहली, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू द बायर, मतलब प्रोडक्ट जो हम बायर खरीद रहा है उसके लिए उसकी वैल्यू क्या है, वो उसके लिए कितना वैल्यूएबल है या कितना उसको प्रॉफिटेबल है। दूसरा, प्रोडक्ट कॉस्ट, हमारी कॉस्ट कितनी आई उस पर भी हमारा प्राइस डिसाइड होगा। लाइक अगर हमारी लागत आई 100 रुपीज़ तो ऑब्वियसली हम प्लस प्रॉफिट करके ही उसमें सेल करेंगे। तीसरी चीज़ आती है कॉम्पिटिशन, मतलब हमारा कॉम्पिटिटर उस चीज़ को कितने में सेल कर रहा है। तीसरा आता है लीगल कंसिडरेशन, लाइक अगर गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेस वगैरह लगाए हुए हैं या वो बैन है या उस पर थोड़ी ड्यूटी ज़्यादा है तो उससे भी हमारा प्राइस इफेक्ट होता है। लाइक कॉस्ट अगर कम भी है फिर भी प्लस अगर उस पर ड्यूटीज़ लगी तो वो हमारा प्राइस जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ कर देंगी। और अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, लाइक पहला था हमारा वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू द बायर, मतलब ए पर्सन बायज अ प्रोडक्ट ओनली व्हेन इट इज़ ऑफ एनी वैल्यू टू हिम इन रिलेशन टू द प्राइस डिमांडेड, मतलब जितना प्राइस डिमांड किया जा रहा है उसकी अगर उसके लिए कोई वैल्यू है तो ही वो प्रोडक्ट उसके लिए वैल्यूएबल, अदरवाइज उसका प्राइस कितना भी लो हो या कितना भी हाई हो उसके लिए वो कोई वैल्यू नहीं रखता। दूसरा आती है हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ये दो तरह की होती है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हमारी कभी भी चेंज नहीं होती, हमेशा सेम रहेगी। लाइक सैलरी, हमारे पास काम हो या ना हो हमें स्टाफ की सैलरी देनी ही पड़ेगी। दूसरा आती है वेरिएबल कॉस्ट, मतलब हमारे मटेरियल की कॉस्ट, मतलब मटेरियल अगर हम बनाएंगे तो कॉस्ट लगेगी, अदरवाइज हमारी कॉस्ट नहीं लगेगी। तीसरी चीज़ जो हमारे प्राइस को इफेक्ट करती है वो होती है कॉम्पिटिशन, लाइक हमारा कॉम्पिटिटर उस प्राइस को कितने में दे रहा है, उसका क्या प्राइस रख रहा है उस प्रोडक्ट का और हम उसका क्या प्राइस रख रहे हैं। चौथी आती है हमारी लीगल कंसिडरेशन, मतलब अगर कोई चीज़ मार्केट में टैक्सेस पे गवर्नमेंट ने अगर उसे टैक्स लगा रखे हैं, या लाइक मेडिसिन, जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन जो है उसकी कॉस्ट चाहे कितनी भी हो बट हमें पता है अगर इमरजेंसी आएगी तो गरीब से गरीब या अमीर से अमीर भी उसे खरीदेंगी, तो उसमें प्राइस मैटर नहीं करता है। उसमें हम जितने भी हमारी हो उसकी प्राइस पर्सन्स उसे परचेज करेंगी। अब पांचवा आता है हमारा अदर एलिमेंट, जैसे कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक हमारा मीडिया कौन सा हम लेते हैं या हमारी एडवर्टाइजमेंट किस लेवल की होती है। तो अगर वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमारा प्राइस ज़्यादा होगा, कम है तो ऑब्वियसली हमारा प्राइस कम होगा। तीसरा क्वेश्चन था डिस्कस द वेरियस पर्पज ऑफ चेंजिंग द पैकेज। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पैकेज कैन ऑल्सो बी यूज एज अ प्रमोशनल टेक्निक,
मतलब हमारे जो पैकेज होता है अगर हम उसको चेंज करते हैं, लाइक हमारी जो पैकिंग ऑफ मटेरियल है तो उसको अगर हम चेंज करते हैं, लाइक हमें कितने में वो बेचना है, लाइक कितने का बंडल बेचना है या कितने के उसके पैकेट बनाने हैं, तो वो चीज़ डिफरेंट करती है। कोई चीज़ 2 के पेयर में आती है, कोई चीज़ बंडल में आती है तो वो 100 में आती है, कोई 10 के पेयर में आती है, या किसी की पैकिंग अच्छी होती है। तो ये उस चीज़ की कि हम क्या पर्पस हो सकता है हमारा पैकेट चेंज करने का, तो ये उसमें थी कि हाँ ये भी मैटर करता है। लाइक कुछ लोगों का ब्रांड ही ऐसा बन जाता है कि हाँ जी अगर आपको चाहिए, तो कुछ लोगों की पैकिंग इतनी अच्छी होती है कि उसका एक ब्रांड हो जाता है कि हाँ ये चीज़ है, ये पैकिंग है तो फिर ये यही चीज़ होगी। चौथा हमारा क्वेश्चन था व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन दैम। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के क्या फंक्शन होते हैं, मतलब हम कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अपनी चीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हम कौन सी वे इस्तेमाल करेंगे। पहला फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का ट्रांजैक्शनल फंक्शन, मतलब ये चीज़ पहले किसके हाथों में जाएगी, फिर किसके, एक चेन जो होती है वो ट्रांजैक्शन होती है। ये कितनी ट्रांजैक्शन होगी प्रोडक्ट बनने से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने में, उसे कितनी चेन लेनी पड़ेगी। तो ये जो होता है ये सारे फंक्शन आते हैं ट्रांजैक्शनल फंक्शन में। दूसरा फंक्शन आता है हमारा लॉजिकल फंक्शन, लॉजिस्टिकल फंक्शन। द फंक्शन इन्वॉल्व इन द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड आर कॉल्ड लॉजिस्टिकल फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परफॉर्म सम फंक्शन लाइक असेंबलिंग, स्टोरेज, ग्रेडिंग, मतलब आप जो प्रोडक्ट है वो जो हमने बनाया है, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचते पहुंचते वो कितना किस वे में होगा। लाइक कोई चीज़ अगर हम छोटे पार्ट में बनाते हैं लेकिन असेंबल होते होते वो फिर एक असेंबलिंग वो एक उसका पार्ट हो जाता है, तो उसे वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब आती हैं इसमें लॉजिस्टिकल फंक्शन में। तीसरी जो चीज़ होती है फैसिलिटेटिंग फंक्शन, मतलब पोस्ट परचेज सर्विस या आफ्टर सेल सर्विस, ये सब आती हैं कि वो प्रोडक्ट हमारा कितना बिकेगा, या उसकी सेल उस पर भी डिपेंड करती है कि हमारी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है या पोस्ट परचेज, मतलब बाकी चीज़ें कैसी हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन था हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ होलसेलर, मतलब होलसेलर और रिटेलर में डिफरेंस क्या होता है। लाइक होलसेलर जो होता है ना वो एक चीज़ में बड़े लेवल पर डील करता है, वो डायरेक्ट कस्टमर तक उसका कोई लिंक नहीं होता। वो जो होता है होलसेलर जो होता है वो बड़े बड़े रिटेलर से डील करता है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर से डील नहीं करता। तो उसके पास जो डिमांड आती है या जो भी उसकी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन वाले से जो वो उसका कनेक्शन होता है वो इस बेसिस पे होता है कि उसका आगे जो वो जब सेल करता है तो वो डायरेक्टली यूज़र को सेल नहीं करता है। जो उस प्रोडक्ट का एक्चुअल अल्टीमेटली कंज्यूमर है वो उसको नहीं डील करता है, वो डील करता है रिटेलर से। और जो रिटेलर होता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है और वो डायरेक्ट कस्टमर से डील करता है, तो उसे एक्चुअल में पता होता है कि कस्टमर की क्या डिमांड है या कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए। वो एक्चुअल कस्टमर से डील करता है तो उसे ज़्यादा नॉलेज होती है यूज़र की, उसके टेस्ट की, उसकी नीड की, वो ज़्यादा उसको नॉलेज होती है। दूसरा आता है लिस्ट ऑफ द टूल विच इज़ ट्रेड प्रमोशन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ मैटर करती है, कौन कौन से टूल हमें यूज़ करने चाहिए। सबसे पहला है मर्चेंडाइज डील। ये जो होता है ये हम अपने सप्लायर या अपने डेटर से कैसे डील करते हैं, उनके और हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं वो मैटर करते हैं। दूसरा आता है प्राइस डील, मतलब हम किसको कितना प्राइस ऑफर करते हैं, किसको कितना डिस्काउंट देते हैं, ये उस चीज़ से मैटर करता है। तीसरा आता है गिफ्ट टू डीलर, कभी कभी हम अपने प्रमोशन के लिए गिफ्ट भी देते हैं अपने डीलर्स को। लाइक कोई किसी ने अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की परचेज कर ली तो उसे ये गिफ्ट दो, या किसी ने 10 लाख की करी है तो उसे ये गिफ्ट दो। तो ये गिफ्ट करके भी हम अपने बिजनेस को है एक तरह से प्रमोट करते हैं। चौथा आता है अलाउंस। दिस इज अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच अ प्रोड्यूसर कंपनसेट्स होलसेलर और रिटेलर फॉर एडवर्टाइजिंग। जैसे हम ये कहते हैं कि हम आपको अलाउंस देंगे अगर आप हमारी चीज़ डिस्प्ले में लगाते हैं या ज़्यादातर कस्टमर तक उसको पहुंचाते हैं, तो उसके लिए हम आपको ये अलाउंस देंगे। ये भी एक तरह का बेनिफिट होता है ताकि हम अपने ट्रेड को प्रमोट कर सकें। दूसरा होता है कॉर्पोरेटिव एडवर्टाइजमेंट, मतलब मेक अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट टू पे एन अलाउंस टू रिटेलर इन रिलेशन टू द, जैसे अगर किसी ने हमसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ख़रीदा है तो फिर उससे हम एक अलाउंस देते हैं या उसे एक डिस्काउंट देते हैं कि हाँ आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हो या आप हमारे रेगुलर डीलर हो, तो इससे हम आपको ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं। फिर आता है हमारा डीलर कंटेस्ट, मतलब दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ प्रमोटिंग सेल। दिस कंटेस्ट टेक द फॉर्म ऑफ विंडो डिस्प्लेज, इंटरनल स्टोर डिस्प्ले, सेल कंटेस्ट, लार्ज वॉल्यूम सेल।
मतलब इसमें क्या होता है कि हम जैसे प्राइस निकालते हैं, प्राइस लाइक अगर किसी ने बहुत सारे डीलर अगर हमारे हैं तो उसमें हम एक हिट एंड ट्रायल बेसिस पे भी, या मतलब कैसे भी आप करके ले लीजिए, जैसे हमारे ये लकी ड्रॉज होते हैं, इस बेसिस पे हम जो देते हैं, जिससे कि हमारा एक तरह प्रमोट होता है और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे खरीदते हैं इस लालच में कि हो सकता है इस बार उनका प्राइस निकल जाए। सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, व्हाट आर द फैक्टर दैट डिटरमाइन द चॉइस ऑफ मीडिया। वो कौन से फैक्टर हैं जो कि हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि हमें कौन सा मीडिया जो है वो प्रेफर करना चाहिए अपनी चीज़ के प्रमोशन के लिए या अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहला आता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स मतलब हम कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं, उसका प्राइस क्या है, उसकी प्लेस क्या है, और हम कौन सी उसको मतलब कैसे उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, कौन से मीडिया के थ्रू, वो भी उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मीडिया का कौन सा चैनल लेना चाहिए। फिर आता है हमारा मीडिया करेक्टरिस्टिक, मतलब हम जो मीडिया हम चूज़ कर रहे हैं उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, वो किस चीज़ में डील करता है, उसकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है, और उसको कितने लोग देखते हैं या किस एज के या किस ग्रुप के लोग उसे देखते हैं। तो फिर आता है हमारा टारगेट ऑडियंस, मतलब हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। अगर हम ओल्ड पीपल को टारगेट करना चाहते हैं या लाइक सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करना चाहते हैं तो फिर हमें रेडियो या टीवी के उससे जाना पड़ेगा। और अगर हम यूथ से कनेक्ट होना चाहते हैं तो फिर हमें ज़्यादातर इंटरनेट के थ्रू जाना होगा। दूसरा फिर आता है हमारा नेचर ऑफ हम कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, अगर हम किस टाइप का हम मैसेज देना चाहते हैं वो भी डिपेंड करता है कि हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट किस मीडिया के थ्रू करनी चाहिए। फिर आता है सबसे मैटर जो कहता है हमारे लिए, वो है एडवर्टाइजमेंट बजट। हमारा बजट कितना है, हम कौन से मीडिया को जो है अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक कुछ मीडिया हमें अच्छे तो लगते हैं पर हमारे पास उतना बजट नहीं होता, तो फिर हमें वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर आता है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो थी, सर्विस आपको पता ही है, जो चीज़ हम विच इज़ इंटेंजिबल होती है, और दूसरा उसको हम क्वालिटी के बेसिस पर हम जज कर सकते हैं। हम उसे लाइक किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, हम उसे स्टोर नहीं कर सकते। या सर्विस मतलब वो मतलब उसकी क्वालिटी से हम उसको जज कर सकते हैं, उसमें क्वांटिटी नहीं होती कि हाँ ये इतनी सर्विस दे रहा है। हम कभी कभी एक सर्विस के लिए भी हम ज़्यादा पे करते हैं क्योंकि उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत बेटर होती है। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक सर्विस है, सबसे पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इंटेंजिबल होती है, वी कैन नॉट टच और फील। फिर उसका आता है हेट्रोजीनिटी। इसका मतलब होता है इट इज़ ऑफन इम्पॉसिबल टू एश्योर मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसकी सर्विस अच्छी, मतलब हम ये दिखा नहीं सकते कि इसकी सर्विस अच्छी है, या हम उसे किसी को शो नहीं कर सकते। ये हम बस फील कर सकते हैं कि येस दिस सर्विस इज़ गुड एंड दिस सर्विस इज़ बैड। क्योंकि हर इंसान, हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि ये इंसान है तो इसकी सर्विस, ये इंसान है तो ये अच्छा ही करेगा, या इसके पास ये है तो ये बुरा ही होगा, क्योंकि वो हर एम्प्लॉय के हिसाब से हर इंसान की परफॉर्मेंस अलग होती है। तो कोई चीज़ किस चीज़ में अच्छी होती है, कोई किसी चीज़ में। दूसरा होता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। मोस्ट गुड आर प्रोडक्ट्स फर्स्ट देन सोल्ड। बहुत से गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस पहले होते हैं। गुड्स का क्या होता है ना कि वो पहले प्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर हम उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर हम सेल करते हैं। सर्विस में क्या होता है, पहले हम उसे सेल कर देते हैं, फिर हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तीसरा होता है पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी मतलब हम सर्विस को जो है वो हम कभी रीसोल नहीं कर सकते, हम उसे कभी कहीं स्टोर नहीं कर सकते सर्विस, जबकि गुड्स को हम स्टोर कर सकते हैं, रीसोल कर सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं कि अगर हमारा कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो। 9th क्वेश्चन था इसका, डिफाइन रूरल मार्केटिंग चैलेंजेस फेस्ड बाय रूरल मार्केटर्स। सबसे पहला रूरल मार्केटिंग क्या होती है। रूरल मार्केटिंग में क्या आता है ना कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बेसिस पर या एग्रीकल्चर लैंड में जो हम ग्रो करते हैं उससे रिलेटेड जो मार्केटिंग होती है वो आती है हमारी रूरल मार्केटिंग में। और फिर था इसमें चैलेंजेस हम उसमें कौन से फेस करते हैं। सबसे पहले तो इन मैनी रिमोट लोकेशन टुडे द बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि अगर इतना गेहूँ ले लो तो हम इतना चावल देंगे, तो उसमें क्या होता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तीसरा होता है इम्पैक्ट आईटी जो है वो अभी फार्मर्स तक इतना नहीं पहुंची है, जो छोटे छोटे फार्मर है, बड़े फार्मर के लेवल पे ही है, तो उससे भी मार्केटिंग जो है हमारी वो इफ़ेक्ट करती है। तीसरा आता है हमारा कम्युनिकेशन। It is not equally good for all corner across the nation. Most villages in eastern part of the country are inaccessible during monsoons. मतलब फिजिकली हम उनसे 24/7 आवर हम उनसे कनेक्ट नहीं रह सकते
क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है ना कि जैसे रोड अच्छी नहीं है या कुछ अच्छा नहीं है तो हम वहाँ पर कन्वेंस नहीं पहुँच पाता, तो वो भी चीज़ हमारी मार्केटिंग को इफ़ेक्ट करती है कि वहाँ तक तो फिर हम पहुँच ही नहीं सकते। फिर होता है ट्रेडिशनल लुक। गांव के लोग, गांव में मोस्टली क्या होता है ना, रूरल एरियाज़ में, कि वहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल भी चलता आता है कि नहीं, कुछ लोग अगर इस एक बंदे को सेल करते हैं, एक बंदे से परचेज करते हैं, तो फिर वो उसी से परचेज करते हैं। फिर आता है आपका देयर आर सर्टेन अदर चैलेंजेस रिलेटेड टू रूरल वेयर हाउस। वहाँ पर वेयर हाउस की कभी कभी क्या होता है कि हर जगह पर नहीं, पर हाँ कुछ जगह पे नहीं हो पाती हमारी वेयर हाउस की फैसिलिटीज़, तो ये उससे रिलेटेड है। तीसरा आता है हमारा ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब होता है हम इन्वायरमेंटल बेसिस पर जो होती है कि हम कोई भी अगर मार्केटिंग करें तो वो हमारे इन्वायरमेंटल के लिए हार्मफुल ना हो। लाइक कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ करें, कोई एडवर्टाइजमेंट करें या कोई प्रमोशन करें, तो वो हमारा, या कोई हम प्रोडक्ट में डील करें या कुछ किसी भी करें, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना करे। दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन मार्केटिंग। मतलब ग्रीन मार्केटिंग और इन्वायरमेंटल मार्केटिंग भी कहते हैं इसको। कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी डिजाइन टू जनरेट एंड फैसिलिटेट एनी एक्सचेंज इंटेंडिंग टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करें विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई हैं, और गवर्नमेंट भी हमारी अब अवेयर हो गई है कि हमें कुछ भी करें बट इन्वायरमेंट को जैसे भी करके हमें अब बचाना है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अपॉर्चुनिटीज़। इट अपेयर ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर बोथ इंडिविजुअल एंड इंडस्ट्रियल आर बिकमिंग मोर कंसर्न एंड अवेयर अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट। हाँ, क्योंकि ये सच है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग अब ये सोच के चलते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी है वो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करेगी। दूसरा आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम इन्वायरमेंट को बचा के चलें। फिर आता है गवर्नमेंट प्रेशर, क्योंकि गवर्नमेंट भी आजकल बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ला रही है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। फिर आता है हमारा कॉम्पिटिटिव प्रेशर। हाँ, अगर हमारा कॉम्पिटिटर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर भी एक प्रेशर हो जाता है कि हमें भी करनी चाहिए। फिर आते हैं हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट इश्यूज़। हाँ, हमारे कॉस्ट प्रॉफिट इशू आते हैं। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, कंटेमिनेटेड ऑयल है, क्लोरीनेटेड है। कंटेमिनेटेड ऑयल आर बिकमिंग इंक्रीजिंग कॉस्टली एंड, और कभी कभी हमें इसे डिस्ट्रॉय करना भी, जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसे डिस्ट्रॉय करना भी हमारे लिए कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। फिर आता है हमारा सेक्शन सी था, जो कि था क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पर था डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? वो मार्केटिंग जो आजकल हम इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करके करते हैं, या हमारे इंटरनेट पे जो हम बड़े बड़े एड्स लाते हैं, या वीडियोस हम प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो उसे कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। ये दोनों तरीके से होती है, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। ऑफलाइन का मतलब होता है जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू हमें देना जिसपे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, फिर भी हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं उस पर, दैट इज़ कॉल्ड ऑफलाइन मार्केटिंग। और ऑनलाइन मतलब वो हमारी वो एडवर्टाइजमेंट या वो मार्केटिंग जिसपे हमें लोगों तक पहुंचने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़े, उसे कहते हैं हम ऑनलाइन मार्केटिंग। अब आया मर्चेंट एजेंट्स। मर्चेंट एजेंट्स क्या होते हैं? मिडल मैन हु एक्ट ऑन देयर ओन राइट। मतलब अगर एक होते हैं एजेंट जो सिर्फ सेल करते हैं, और अगर सेल नहीं हुआ तो वापस कंपनी को भेज देते हैं, लेकिन जो मर्चेंट एजेंट्स होते हैं इनकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये जब किसी से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो उसकी ओनरशिप भी ले लेते हैं। तो जब ओनरशिप ले लेते हैं तो उसमें चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, सब कुछ इन्हीं का होता है। और ये इसमें ये दो तरह के होते हैं, एक होलसेलर ट्रेडर और एक रिटेल ट्रेडर्स। फिर था क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उसमें था, अब हमें डिफरेंस बनाता है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, दिस पॉलिसी पुट अ लिमिट टू द नंबर ऑफ आउटलेट दैट विल कैरिंग अ प्रोडक्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि हमें जो प्रोडक्ट होता है, लिमिट टू द नंबर ऑफ आउटलेट, मतलब नंबर ऑफ आउटलेट फिक्स ही होते हैं कि हाँ इस एरिया में एक होगा तो एक ही होगा, जो कि एक तरीके का प्रोडक्ट जो है वो कैरी करते हैं। द पॉलिसी इज मोर सुटेबल फॉर द प्रोडक्ट हैविंग ब्रांड प्रेफरेंस। मतलब जैसे अगर आपको बाटा का चाहिए तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि इस एरिया में बाटा का शोरूम कहाँ पर है, और आप जाकर बाटा का खरीद लेंगे। इनके कस्टमर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और उन्हें पता होता है कि हाँ भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए तो हमें इसके स्टोर पे जाकर लेना होगा। तो ये आपको हर जगह अवेलेबल नहीं मिलेंगे, ये आपको अपने पर्टिकुलर स्टोर पे जाकर ही आपको ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी। दूसरा है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अंडर दिस पॉलिसी ए लिमिटेड नंबर ऑफ डीलर्स आर ग्रांटेड द एक्सक्लूसिव राइट टू डिस्ट्रीब्यूट
firm product in their respective territories. Thus, a large number of manufacturers truck exclusive distribution policy for their product. Exclusive distribution policy is particularly suitable for those products which are slow moving and having high unit value and require after sale service. मतलब इसका जो है आपको बहुत जगह एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है आपको बहुत सारे इसके आउटलेट मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या मैटर करता है ना, हमारी आफ्टर सेल सर्विस मैटर करती है. लाइक आपने अगर कोई मान लीजिए आपको कोई सैमसंग का कुछ खरीदना है, आप वो ले आए और उसके बाद उसकी आफ्टर सेल सर्विस आपको इतनी नहीं चाहिए तो दैट डजेंट मैटर. लेकिन अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस चाहिए तो फिर आप यही प्रेफर करेंगे कि नहीं हम अपने एरिया का ही लें ताकि हमें आफ्टर सेल सर्विस आसानी से मिल सके. तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो स्टोर होते हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं, जो हमारी शॉप्स होती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, या हम क्या करते हैं फिर वहाँ उस एरिया का जो डीलर होता है ना उसे हम अपना राइट ही दे देते हैं कि हाँ जी आप इसकी आफ्टर सेल सर्विस दिए, आप ये प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं. फिर आता है हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप में डिफरेंस. इसमें डिफरेंस क्या था, अ डिपार्टमेंट स्टोर इज़ अ लार्ज स्केल इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट. एक डिपार्टमेंट स्टोर क्या होता है, ये एक मार्केट, एक अपने आप में एक छोटा मार्केट की तरह ही होता है. यहाँ पर आपको हर तरह की प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ही जगह पर मिल जाते हैं आपको, तो ताकि आपको जगह जगह जाना नहीं पड़ता. तो उसमें आपको एक ही जगह पर बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं. जबकि मल्टीपल शॉप्स में क्या होता है, आपको जगह एक ही होगी पर उसमें सेम चीज़ की शॉप बहुत सारी होगी. यहाँ पर शॉप एक ही होती है पर प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं. लाइक कुछ चीज़ें जैसे फेमस हैं, लाइक अगर आपको जैसे कि फिरोज़ाबाद है वो फेमस है कि जैसे मल्टीपल शॉप्स में क्या होता है एक ही जगह पर जाकर आपको चीज़ें लेनी होती है. जैसे कुछ चीज़ जगह फेमस होती है कि हाँ अगर आपको अच्छा कपड़ा चाहिए तो आप वहाँ जाइए, अगर आपको अच्छी कांच के सामान चाहिए तो आप वहाँ जाइए, या ये जगह इस चीज़ के लिए फेमस है, तो वहाँ पर मल्टीपल शॉप्स मिलेंगी आपको एक ही चीज़ की. जबकि डिपार्टमेंट स्टोर में क्या होता है, शॉप एक ही होती है, आपको कहीं ना जाना पड़ेगा, आपको सामान वहाँ पर डिफरेंट तरीके का और भी मिल जाता है. तो यहाँ आकर हमारा ये असाइनमेंट कंप्लीट हुआ. इसका अगर आपको जैसे कि हमने पहले बताइए PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर इसी तरीके के आपको किसी और असाइनमेंट की वीडियो भी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं. हम आपको पूरी कोशिश करेंगे हम आपको उस चीज़ की प्रोवाइड करवाने की. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. और अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को ये प्रेफर करना है तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं. ऐसी असाइनमेंट की सॉल्यूशन हम लाते रहते हैं, जो भी असाइनमेंट साइट पर अपडेट होता है या जो भी हमारे पास जो भी हम ला सकते हैं, आप पूरी कोशिश करते हैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.